नमस्कार बच्चों, भाइयों, बहनों एंड दर्शकों, आप सब लोगों का एक बार फिर बघेल सर केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। एक बार हमारे साथ जुड़ने के लिए और वीडियो को पूरा देखने के लिए, लाइक और शेयर करने के लिए नमन, धन्यवाद, अभिनंदन। पिछले वाले वीडियो में हमने 12th क्लास की केमिस्ट्री का दूसरा पार्ट बिलियन के बारे में हमने बताया था। उसी कड़ी में आगे कंटिन्यू वीडियो के साथ अगला स्टेप जो है वो द्रव द्रव विलयन का वाष्प दाब है। मैंने आपको वहां बताया था कि यह हमारा कोई पात्र है, इस पात्र में कोई विलयन भरा हुआ है और उस विलयन में दोनों ही चीज़ें वाष्पित अवस्था में है। जब उसको हीट किया जाएगा या गर्म किया जाएगा तो यहाँ से, क्योंकि इसमें दो चीज़ें हैं, विलेय और विलायक, ये जो घटक है वो हमारा है विलायक, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो घटक है हमारा विलेय, यानी ब्लैक कलर का जो है वो है विलायक, और ये हमारा क्या है विलयन। ये दोनों मिश्रित हो गए। जब ये वेपोराइज किया जाएगा तो ये दोनों कण जो है दोनों वो वेपोराइज की अवस्था में आएंगे। मैंने पिछले वाले वीडियो में भी कुछ चर्चा करी थी। तो ये जब वापस बाष्प अवस्था में आएंगे तो ये क्या करेंगे, जब ये बाष्प अवस्था में जाएंगे तो ये द्रव की सतह पर कुछ दाब डालेंगे और उसी दाब को क्या कहते हैं, वाष्प दाब कहते हैं। यानी तो क्या है, द्रव द्रव विलयनों का वाष्प दाब। जो घटक गोले हैं वो घटक जब वाष्पित अवस्था में जाएंगे तो द्रव की सतह पर एक दाब डालेंगे, जिसे हम क्या कहते हैं, वाष्प दाब कहते हैं। फ्रेंच के वैज्ञानिक, जो फ्रांस के वैज्ञानिक थे, राउल्ट के अनुसार किसी वाष्पशील द्रव के विलयन में, ये हमारा वाष्पशील द्रव के विलयन में प्रत्येक अवयव हमारा हो गया एक अवयव, हमने दो ले लिया। आप इसको 1 नंबर भी डाल सकते हैं या करके इसको 2 नंबर डाल सकते हैं। ये नंबर के ऊपर डिपेंड कर रहा है, किसी का कोई नहीं है। प्रत्येक अवयव का आंशिक वाष्प दाब विलयन में उसके मोल अंश के समानुपाती होता है। जो विलयन में मोल अंश है उस मोल अंश के समानुपाती होता है। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पर हमारे दोनों ही चीज़ें जो है वो वाष्पित अवस्था में है, तो उन वाष्पित अवस्था के लिए हम अलग अलग ले रहे हैं, क्योंकि दोनों का क्या होगा, योग के बराबर होगा। तो हमने क्या लिया यहाँ पर, इसको हटा देते हैं। अब देखिए हमने लिया अवयव 1 के लिए, तो पीछे जो बता रहे हैं वो प्रत्येक अवयव का आंशिक वाष्प दाब P इज प्रोपोर्शनल टू किसके होगा, x के। अब 1 ले रहा है तो हम यहाँ करेंगे x1 x1। ठीक है, इसमें क्या करेंगे आगे, तो P1 इज प्रोपोर्शनल टू P10 x1। P10 क्या है, शुद्ध अवयव का वाष्प दाब, शुद्ध अवयव का वाष्प दाब। दूसरा क्या है हमारे पास, सेकंड अवयव 2 के लिए लेंगे, और जब अवयव 2 के लिए लेंगे तो वो क्या होगा, P2 इज प्रोपोर्शनल टू x2। P2 इज प्रोपोर्शनल टू x2। तो यहां भी आएगा वही, जब प्रोपोर्शन का साइन हटाएंगे तो P2 इज इक्वल टू P20 x2। यहां पर भी क्या होगा, P20 जो है वो शुद्ध अवयव का वाष्प दाब है। एक वैज्ञानिक हुए थे डाल्टन, डाल्टन के अनुसार
आंशिक दाब के नियम, उनका डाल्टन का क्या है, डाल्टन का है आंशिक दाब नियम, आंशिक दाब नियम। आंशिक दाब नियम क्या है कि P कुल बराबर, यानी इस, जब ये मैंने जो आपको चित्र बताया था, ये इस पर कितना दाब पड़ेगा, गैस जो है इस विलयन पर कितना दाब डालेगी, वो घटक A और घटक B इन दोनों के दाबों के योग के बराबर होता है। P कुल क्या हो गया, P1 प्लस P2 हो गया। अब P1 और P2 हो गया तो यहां क्या करेंगे हम, P कुल बराबर P1 प्लस P2, इसमें हम क्या करेंगे, मान रख देंगे, तो P कुल बराबर क्या हो गया, P1, भाई P1 का तो मान यही है, बराबर रह गया, कहाँ गया ये बराबर, सॉरी ये गलत हो गया, यहाँ पर ये करना है बराबर, है ना। तो P1 बराबर क्या होगा, P1 0 x1, तो P1 का मान हम रखेंगे तो P1 0 x1 प्लस, अब इसका मान आ जाएगा, इसका मान ये P2 का रहा, तो P2 0 x2, ये हमारा डाल्टन के नियम के अनुसार बन के आ गया है। लेकिन हम जानते थे, वी नो दैट, ये शॉर्ट में लिख दिया, वी नो दैट बराबर क्या होता है, x1 प्लस x2 इज इक्वल टू को होता है 1 के। तो हम इसमें से किसी एक घटक के समानुपाती भी होगा। अब किसी एक घटक के समानुपाती कैसे होगा, अगर हम इसमें x1 बराबर मान लें कि 1 माइनस x2, तो x1 का क्या करेंगे, मान रख देंगे, x1 का मान P कुल वाले समीकरण में रखना है, P कुल समीकरण में रखने पर जब P कुल समीकरण में रखने पर रखेंगे तो हमारे पास समीकरण क्या होगा, इतने का स्क्रीनशॉट ले लें, आगे समझेंगे। आगे हम इसको मिटा दे रहे हैं, तो वहां क्या हो जाएगा, हमारे लिए हो जाएगा P कुल बराबर P01। अब x1 की जगह हमें ये मान रखना है, तो x1 हम यहाँ रखेंगे नहीं, यहाँ क्या करेंगे, 1 माइनस x2 रखेंगे, प्लस क्या हो गया हमारा P2 0 x2, ठीक है, P2 0 क्या हो गया, x2 हो गया। इसको खोल देंगे अंदर, जब इसको अंदर खोलेंगे तो क्या होगा, P1 0 माइनस P1 0 x2, क्योंकि हम इसमें गुणा करेंगे तो यही रहेगा आंसर, इसमें गुणा करेंगे तो ये आंसर आ गया, प्लस क्या हो गया P2 0 x2 के। अब क्या करेंगे, x2 के टर्म एक तरफ ले आएंगे और P का टर्म एक तरफ पहुंचाएंगे, तो हमने क्या कर दिया, हमने कर दिया P2 0 x2 माइनस P1 0 x2 प्लस, क्योंकि ये प्लस की वैल्यू है तो यहाँ क्या हो जाएगी, P1 0 हो जाए। इसमें से हम x2 कॉमन ले लेंगे, तो x2 हमने कॉमन ले लिया तो क्या बन गया, P2 0 माइनस P1 0 प्लस P1 0, अर्थात P कुल का जो मान है वो किसी एक घटक के मूल अंश के भी समानुपाती हो गया, किसी एक घटक के मूल अंश, क्योंकि ये सारे के सारे क्या हैं, शुद्ध अवस्था के अवयव हैं। तो शुद्ध अवस्था के बाष्प दाब हैं, तो शुद्ध अवस्था के बाष्प दाब हम समानुपाती लगा देंगे, तो ये किसके बराबर होगा, P कुल का जो मान है वो किसके बराबर हो जाएगा, हमारा एक अवयव के मूल अंश के समानुपाती हो जाएगा। जरूरी ये नहीं है कि हमने यहाँ पर क्या लिखा, हमने यहाँ पर x1 का मान ले लिया, आप यहाँ पर x2 भी कर सकते थे, और जब x2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, x1 माइनस x1 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर फिर यहाँ मान रख देंगे, तो जब हम फिर यहाँ मान रखेंगे तो हमारा फिर क्या आ जाएगा, हम दूसरा तरफ भी देख लेते हैं, दूसरे तरफ की समीकरण भी देख लेते हैं, दूसरा हमारा मान क्या आएगा, जब हम एक अवयव के लेंगे तो फिर हमारा क्या हो जाएगा, P कुल
दूसरे लिए यानी सेकंड टर्म के लिए। ये तो हमारा सेकंड टर्म हो गया, ये हमारा फर्स्ट टर्म हो गया जब हम वहाँ पर ले रहे हैं। तो क्या हो गया, पी कुल बराबर हो जाएगा P1 x1 प्लस P2, ये जीरो लगा देंगे, P2 जीरो। अब x2 का मान रखेंगे तो यहाँ क्या रखेंगे 1 माइनस x1, अंदर मल्टीपल कर देंगे इसका, तो ये तो हमारा वही रहेगा P1 जीरो x1 प्लस इसका अंदर मल्टीपल करेंगे तो ये जाएगा P2 जीरो माइनस P2 P2 जीरो x1। अब देखिए x1 के टर्म एक तरफ ले आएंगे और बाकी के टर्म एक तरफ पहुंचा देंगे, तो हमारा क्या हो गया, हम तो इसको ही रखेंगे, इसको यहाँ ले आएंगे, तो यह हो गया P1 जीरो x1 माइनस P2 जीरो x2, ये एक कोष्टक में बंद कर दिया, और प्लस क्या हो गया हमारा P2 जीरो हो गया। अब इसमें से हम x1, अब इसमें से क्या करेंगे, हम x1 कॉमन ले लेंगे। अब क्या हो गया हमारा P1 जीरो माइनस P2 जीरो प्लस क्या हो गया P2 जीरो हो गया। अर्थात अब हमारा क्या हो गया, हमारा जो P कुल का मान है वो अवयव फर्स्ट के मूल अंश के समानुपाती हो गया, अवयव फर्स्ट के मूल अंश के समानुपाती हो गया। हमने जो भी पीछे समीकरण लिखे थे उन समीकरणों से हम क्या करेंगे, हम एक मूल अंश के बीच में एक संबंध स्थापित करेंगे। देखिए हमारे पास क्या हो गया, मूल अंश के बीच में समीकरण कैसे स्थापित करेंगे। हमने क्या लिखा, हमारे पास था घटक एक के लिए, घटक या अवयव वन के लिए, वन के लिए जो मान था वो था P1 इजुकल टू P1 जीरो x1। घटक दो के लिए क्या था, P2 जीरो x2। ये जो समीकरण है वो y बराबर mx के समान है। y बराबर mx का मतलब है कि मूल बिंदु से होकर के जाने वाली सीधी रेखा का समीकरण। तो हम यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम अब ये फर्स्ट के लिए लें तो ये फर्स्ट हो गया P1 बराबर P1 जीरो x1। अर्थात हम दाब और मूल अंश के बीच हम क्या करें, संबंध स्थापित करें, ग्राफ प्लॉट करें। तो हमारा ग्राफ कुछ इस तरीके से प्लॉट होगा। वो क्या होगा, हमारा ग्राफ हमने यहाँ ले लिया इस तरीके से, ऐसे। यहाँ पर हमने क्या लिया P1 यानी दाब, आंशिक बाष्प दाब ले लिया, और यहां पर हमने क्या ले लिया, मूल अंश। x1। तो ये मूल बिंदु से होकर के जाने वाली सीधी रेखा का समीकरण है। जब मूल बिंदु से होकर के जाने वाली सीधी रेखा का समीकरण है तो कुछ समीकरण इस तरीके से प्राप्त होगा। अब घटक दो के लिए लें तो घटक दो क्या है, P2 बराबर हो गया P2 जीरो और x2। तो ये भी हमारा क्या है, एक तरफ आंशिक बाष्प दाब होगा, ये बाष्प दाब। तो यहां पर हम क्या करेंगे, अब इधर से लेंगे। तो जब इधर से लेंगे, अभी हमारे पास, क्योंकि आगे हम फॉर्मेट करेंगे, इसको पूरा नहीं किया, तो ये घटक नंबर दो रहा। ये घटक नंबर दो रहा, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ x1 का मान जो है वो 1 है और x2 का मान कितना है, 0 है। क्योंकि हम x2 की बात ही नहीं कर रहे हैं, हम इसमें भी कहीं रखे x2 की बात ही नहीं कर रहे हैं। तो x2 का मान कितना होगा, 0 होगा, और x1 का मान है तो x1 उनको प्लॉट करेंगे। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ ले रहे हैं x2 और यहाँ हम ले रहे हैं P2 जीरो, शुद्ध अंक बाष्प दाब लेंगे। यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ पर भी एक मूल बिंदु से होकर के रेखा जाएगी, क्योंकि P2 ये भी तो y बराबर क्या हो रहा है, mx के समानुपाती हो रहा है, mx के। तो ये भी मूल बिंदु से होकर के समीकरण चलेगी। जब मूल बिंदु से होकर के समीकरण चलेगी तो कुछ इस प्रकार का ये ग्राफ प्लॉट हो गया। और जब हमने क्या लिखा, यहां लिखा था P कुल, यानी P कुल का मान क्या था, P1 प्लस P2। अब P कुल का मान क्या था, P1 प्लस P2 था। जब P कुल का मान P1 प्लस P2 था तो हमारे दोनों ग्राफों को क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ x2 का मान तो है 1 और x1 का मान कितना है, 0 है।
ठीक है। अब पी कुल लेंगे तो पी कुल के लिए ये दोनों जो ग्राफ हैं वो आपस में प्लॉट कर दिए जाएंगे, जोड़ दिए जाएंगे, सॉरी जोड़ दिए जाएंगे। कुछ रेखाएं गड़बड़ हो गई, बस बाकी का कुछ नहीं है, ये दोनों जोड़ दिए जाएंगे तो इस तरीके का इनका मान प्राप्त होगा। यार रेखा कैसी उल्टी सीधी आ रही है। ठीक, तो यहां पर क्या हो गया हमारा, पी कुल बराबर P1 प्लस P2, ये हमारा ग्राफ प्लॉट क्यों किया गया। अब यहां बात आती है दो क्या, कि ये ग्राफ जो है उसकी दूरी और इस ग्राफ की दूरी दोनों की बराबर भी हो सकती है और कम ज्यादा भी हो सकती है। बराबर जब होगी तो इसका मतलब क्या है कि दोनों बराबर बराबर बाष्पशील होंगी। ए घटक भी समान रूप से बाष्पशील होगा और बी घटक भी समान रूप से बाष्पशील होगा। जो घटक ज्यादा बाष्पशील होगा, सपोज मान लें कि ये ज्यादा बाष्पशील है, तो इसका ग्राफ क्या है, ऊपर की ओर जाएगा और इसका ग्राफ नीचे चला जाएगा। और मान लें कि ये ज्यादा बाष्पशील है तो इसका ग्राफ ऊपर की ओर जाएगा, एक ग्राफ नीचे की, ऊपर नीचे भी हो सकते हैं और बराबर बराबर भी हो सकते हैं। तो हम यहाँ क्या करेंगे, किसी विलयन के कुल वाष्प दाब को उसके किसी अवयव के, यहाँ देखो नहीं यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर यह दिया है कि किसी विलयन के आंशिक वाष्प दाब जो है वो विलयन के किसी एक घटक के समानुपाती भी होता है। इसके बाद की चर्चा जो है वो हम आगे करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप इस ग्राफ को देखेंगे, यहाँ ग्राफ से कुछ आगे वाले समीकरणों को सॉल्व करेंगे, आगे वाले नियमों को पढ़ेंगे, आगे वाले को पढ़ेंगे। तब तक के लिए हमें दें आप विदा, अनुमति दें जाने की, और हम आपके साथ जुड़े रहे इसके लिए आपको धन्यवाद। चैनल देखने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को देखें, सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर करें। इसमें हमने पिछले वीडियो में थोड़ी 2-4 लाइनें बताई थी, वो ये थी, आगे और लाइनों को बढ़ा देते हैं क्योंकि मैंने उसमें कहा था कुछ अगले वीडियो में बताएंगे। तो वो जो मैंने कहा था कि माँ की गोदी से छोटा बच्चा निकल के जब आंगन में खेलता है तो खुशियाँ तो माँ को होती हैं लेकिन गोद सूनी होती है। खुशियाँ तो माँ को होती हैं लेकिन गोद सूनी होती है। लेकिन जब माँ से बड़ा बालक, जब माँ से जुदा बालक जब होता है तो फिर वही शब्द याद आते हैं हमें कि जब हम बड़े होंगे जाने कहाँ होंगे, अपनों से बिछुड़ेंगे गैरों से मिलेंगे, अपने पराये होंगे पराये अपने होंगे, जब हम जुदा होंगे जाने कहाँ होंगे, जाने कहाँ होंगे, जाने कहाँ होंगे, पराये अपने होंगे अपने जुदा होंगे, जाने कहाँ होंगे, जाने कहाँ होंगे, अपने कैसे होंगे पराये कैसे होंगे, जब हम बड़े होंगे जाने कहाँ होंगे, यहाँ के वहाँ होंगे वहाँ के यहाँ होंगे, हम जब जवां होंगे जाने कहाँ होंगे, किन किन को छोड़ेंगे किन किन से मिलेंगे, किन किन को छोड़ेंगे किन किन से मिलेंगे, अपने भी बिछुड़ेंगे गैरों से मिलेंगे, अपने से बिछुड़ेंगे गैरों से मिलेंगे, ये जिंदगी तूने ये क्या करा दिया, हमको कहाँ से कहाँ तूने ला दिया, हमने कहाँ से कहाँ तूने ला दिया जिंदगी। सॉरी, लाइट चली गई है, कोई बात नहीं है, अगले वाली वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए लेते हैं धन्यवाद। ओके, थैंक यू। जब हम